नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल ने राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया। नीति आयोग ने टुवर्ड्स डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 अ स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20 इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट जारी की। वित्त मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम अधिसूचित किए। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज के 157 दिनों में 16.7 दिनों का योगदान दिया। और नीति आयोग ने भारत में नगरीय या परिनगरीय कृषि में उपचारित अपशिष्ट जल के फिर से उपयोग पर रणनीति पत्र जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया है। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित नवाचार। डीप टेक स्टार्टअप के तहत वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र में हुई प्रगति पर आधारित प्रारंभिक चरण की ऐसी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है जिन्हें अभी तक किसी भी व्यावसायिक उपयोगों के लिए विकसित नहीं किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने मई 2023 तक 10,000 से अधिक DTS यानी डीप टेक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। NDTSP यानी नेशनल डीप टेक स्टार्टअप नीति, इसका लक्ष्य अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव लाने की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता का उपयोग करना है। इससे भारत की क्षमताएं मजबूत होंगी और वैश्विक स्तर पर इसे प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता भी मिलेगी। NDTSP की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करेगी। साथ ही डीप टेक स्टार्टअप तंत्र को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत उपाय भी करेगी। डीप टेक स्टार्टअप क्षेत्र में कुशल कर्मियों जैसे आवश्यक संसाधनों और अवसंरचना की कमी है। NDTSP इन समस्याओं का समाधान करेगी। मूल्यवान बौद्धिक संपदा के स्वामी होने के बावजूद भी कुछ स्टार्टअप समर्थन के अभाव में संकट का सामना कर रहे हैं। ये नीति उनकी मदद करेगी। मसौदा NDTSP में 9 नीतिगत क्षेत्रों में आवश्यक बदलाव करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें शामिल है अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार का पोषण, IPR को मजबूत बनाना, वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम बनाना, साझी अवसंरचना और संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देना, अनुकूल विनियम मानक और प्रमाणन तैयार करना, मानव संसाधनों को आकर्षित करना और उनका क्षमता निर्माण शुरू करना, खरीद और अंगीकरण को बढ़ावा देना, नीतिगत अंतर संबंध सुनिश्चित करना और डीप टेक स्टार्टअप्स को बनाए रखना। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने और उपाय किए जाने की जरूरत है। भारतीय अनुसंधानों के व्यवसायीकरण की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सेंटर फॉर डीप टेक ट्रांसलेशन की स्थापना की जानी चाहिए। NDTSP के 4 स्तंभ हैं। एक है नैतिक नवाचार को बढ़ावा देना, दूसरा है भारत के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा है ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था को सुगम तरीके से अपनाने में मदद करना, चौथा है आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना। अगली खबर नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने टुवर्ड्स डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 अ स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में G20 देशों के परिवहन क्षेत्र में विकार्बनीकरण यानी डिकार्बनाइजेशन और जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विकार्बनीकरण का मतलब है वायुमंडल से विविध गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने या वायुमंडल में CO2 के उत्सर्जन को कम करने से। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके बावजूद भारत में परिवहन क्षेत्र के लिए अभी भी कोई समग्र उत्सर्जन या ऊर्जा संबंधी लक्ष्य नहीं अपनाया गया है। भारत में परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक 65% और 2050 तक 197% तक बढ़ सकता है। परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन के बाद रेल परिवहन से सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण की
जरूरत इसलिए भी है क्योंकि विश्व स्तर पर भारत तीसरा सबसे अधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश है। परिवहन क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता से संसाधनों का दोहन होता है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इनमें से एक लक्ष्य 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। अब इसके सामने चुनौतियां ये हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए अधिक निवेश की जरूरत है। उपभोक्ताओं में कम कार्बन आधारित परिवहन साधनों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में उत्साह की कमी है। परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों को लागू किया गया है। नीति आयोग ने भारत में परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण के लिए मंच की शुरुआत की है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण फेम योजना आरंभ की गई है। इस रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि प्रमाणित निम्न कार्बन उत्सर्जन प्रणालियों का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए और परिवहन के अधिक ऊर्जा कुशल साधनों में निवेश बढ़ाना चाहिए। अगला टॉपिक है ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट जारी की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के लिए मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। सूखा या प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 दिन किया जाता है। इस रिपोर्ट में कई टिप्पणियां की गई, जैसे कि मनरेगा में निधि आवंटन में कमी होने से कार्य बाधित हो रहा है। पारिश्रमिक के भुगतान और सामग्री के लिए निधि जारी करने में देरी से जरूरतमंद लाभार्थी हतोत्साहित होते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से शुरू की गई नई अटेंडेंस प्रणाली के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी हो गए हैं। श्रमिकों को मोबाइल ऐप प्रणाली में भाषाई बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। साथ ही अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत दी जा रही मजदूरी में विषमता मौजूद है और इन सभी मामलों से निपटने के लिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के तहत रोजगार की मांग के संबंध में जमीनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। साथ ही अपेक्षित धन के आवंटन की मांग के लिए वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना चाहिए। इसके अलावा प्रभावी उपायों और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय द्वारा मजदूरी और सामग्री में केंद्र के हिस्से को समय पर जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए। जमीनी वास्तविकता और मनरेगा श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अटेंडेंस ऐप के कार्यान्वयन की समग्र रूप से समीक्षा करने की जरूरत है। पूरे देश में एक समान मजदूरी दर अधिसूचित करनी चाहिए और इसे एक उपयुक्त मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम अधिसूचित किए। अधिसूचना में किसानों को 2015-16 से पहले के केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक का भुगतान करने की बात कही गई है। इसका व्यावसायिक व्यय के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये आयकर अधिनियम की धारा 155 में संशोधन करके किया गया है। इस कदम से चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक सहकारी समितियों को ही 2016-17 आकलन वर्ष से किए गए भुगतान के लिए व्यावसायिक व्यय के रूप में इस तरह के भुगतान का दावा करने की अनुमति थी। FRP वो न्यूनतम मूल्य है जिसका मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा शासित होता है। इसकी घोषणा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। सहकारी मिलें आमतौर पर किसानों को अंतिम गन्ना मूल्य का भुगतान करती हैं। ये केंद्र के FRP से ज्यादा होता है। ये राज्य परामर्शी मूल्य और किसान संघों की मांग के कारण किया जाता है। FRP मिल्स को खरीद के 14 दिनों के भीतर मूल FRP का भुगतान करना जरूरी है। यदि मिल्स ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें सालाना 15% ब्याज का भुगतान करना होगा। इसकी वजह से मिल्स के समक्ष कई बार डिफॉल्ट होने की समस्या प्रकट हो जाती है और चीनी आयुक्तों को दोषी मिल्स की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज के 157 दिनों में 16.7 दिनों का योगदान दिया है। प्लास्टिक ओवरशूट डे दरअसल वो दिन है जब प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से ज्यादा हो जाती है। ये देश के कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक पर आधारित है। मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स का मतलब है कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात से। भारत के संदर्भ में
में और भी कई निष्कर्ष हैं, जैसे कि भारत अपशिष्ट स्पंज का हिस्सा बन गया है। इसका मतलब है ऐसे देशों से जहां प्लास्टिक की खपत तो कम है, लेकिन प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण उच्च स्तर का है। भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 5.3 किलोग्राम है। ये खपत दुनिया में सबसे कम है। मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। इसको लेकर कहा गया है कि भारत में संपन्न होने वाले कुल अपशिष्ट के 98.55% का कुप्रबंधन होता है। इसका कारण है एकत्रित प्लास्टिक का सैनिटरी लैंडफिल और डंप साइट्स में निपटान किया जाना, टायरों के घिसने, कपड़ों के रेशों के झड़ने और पेंट आदि से उत्पन्न 3,30,764 टन माइक्रोप्लास्टिक को जल प्रणालियों में छोड़ दिया जाता है। वहीं रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि भारत के कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 1.33% भाग आयात के माध्यम से आता है, जबकि भारत अपने कुल अपशिष्ट का 0.8% निर्यात करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देने की जरूरत है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जैसी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में निवेश करने को बढ़ावा देना चाहिए। और इस संबंध में भारत ने जो पहले शुरू की हैं, उसके तहत अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अब अपशिष्ट जल के बारे में रणनीति पत्र की बात होगी। नीति आयोग ने भारत में नगरीय या परिनगरीय कृषि में उपचारित अपशिष्ट जल को फिर से उपयोग पर रणनीति पत्र जारी किया है। इस रणनीति पत्र में ये कहा गया है कि भारतीय शहरी केंद्र वार्षिक लगभग 28 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की खपत करते हैं, लेकिन आपूर्ति किए गए ताजे जल का 80% अपव्यय कर देते हैं। अगले 25 वर्षों में अपशिष्ट जल का उत्पादन लगभग 75% से 80% तक बढ़ जाएगा। वर्तमान में सीवेज लोड का केवल 1/3 भाग ही उपचारित किया जा रहा है, जो कि उच्च आय वाले देशों में लगभग 70% है। उपचारित अपशिष्ट जल का लगभग 3% और उत्पन्न अपशिष्ट जल का 1% कुछ मूल्यवान उद्देश्यों के लिए फिर से उपयोग किया जा रहा है। इससे संसाधनों की बर्बादी होती है। उपचारित अपशिष्ट जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, इसलिए ये जल कृषि के लिए उपयोग करते समय प्राकृतिक ताजे जल की तुलना में ज्यादा लाभ प्रदान करता है। उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग में कई मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे कि सीवेज जल के उपचार के लिए आवश्यक उन्नत जलोपचार तकनीक में कम निवेश किया जाना, एक व्यापक नीति का न होना, उपचारित अपशिष्ट जल के औपचारिक बाजार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा बन रहा है। इसके अलावा सोडियम अवशोषण अनुपात का उच्च होना, साथ ही और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे रोगजनकों के संपर्क में आने का जोखिम, भारी धातुओं का जैव संचय आदि। रणनीति पत्र में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर के फिर से उपयोग के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्माण किया जाना चाहिए। उपचारित सीवेज जल के संधारणीय उपयोग के लिए मांग सृजित करने की जरूरत है। जल संसाधन के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और योजना में GIS टूल्स का उपयोग करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ऑनलाइन विज्ञापन का विनियमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन विज्ञापनों के विनियमन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रशासनिक प्राधिकार सौंपा है। इसके लिए कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। पहले से ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन विज्ञापन पर नजर रख रहा था। मंत्रालय ने 2022 में परिपत्र के माध्यम से टीवी चैनलों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को भी सट्टेबाजी और जुए वाली कंपनियों के विज्ञापनों का प्रचार न करने की सलाह दी थी। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट और विज्ञापनों के विनियमन का कार्य मुख्य रूप से MeitY द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किया जाता था। अगला टॉपिक है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। संसद ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य फिल्म पायरेसी से निपटना है। इसके जरिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा। ये अधिनियम सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणन संबंधी प्रावधान के लिए बनाया गया था। इस विधेयक में वर्तमान व्यवस्था UA और UA की बजाय आयु वर्ग के आधार पर फिल्मों का वर्गीकरण किया गया है। इसका उद्देश्य अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और कंटेंट के वर्गीकरण में एक लाना है। इस विधेयक में पायरेसी को कानूनी रूप से एक अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा इसमें पायरेटेड कंटेंट को प्रसारित करना भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नए सिरे से इनविट्स लॉन्च करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इनविट्स का स्टॉक बाजार में कारोबार किया जा सकता है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI विनियमित करता है।
इसके तहत निवेशक बुनियादी ढांचा परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करके आंशिक स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। इनविट्स से प्राप्त लाभांश या ब्याज आयकर स्लैब के अनुसार पूरी तरह से कर योग्य है। इनविट्स को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है। अगला टॉपिक है सकल स्थिर पूंजीगत निर्माण, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में GFCF 2014-15 के 32.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए अनंतिम अनुमान के मुताबिक हो गया है। GFCF सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों द्वारा अचल परिसंपत्तियों पर निवल पूंजीगत व्यय का अनुमान होता है। निवल पूंजीगत व्यय वो है जिसमें परिसंपत्ति के अधिग्रहण में से निपटान से प्राप्त होने वाली आय को घटाया जाता है। अचल परिसंपत्तियों के तहत उत्पादन प्रक्रियाओं में 1 वर्ष से ज्यादा समय तक उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निर्माण जितना होगा उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था की कुल आय बढ़ सकती है। जेंडर इंक्लूजन फंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में GIF को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। GIF का लक्ष्य सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करना है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। ये राज्यों को समुदाय आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा। इसमें महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा तक पहुँच में स्थानीय मामलों से संबंधित बाधाओं का समापन होगा। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जर्मन डेटा वॉचडॉग पिछले साल से वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट की जांच कर रहा है। ऐसा संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा के बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग से उत्पन्न चिंताओं के कारण किया जा रहा है। वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पहचान पर आधारित परियोजना है। इसकी सह स्थापना ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने की है। परियोजना के तहत प्रतिभागियों को वर्ल्ड ऐप के माध्यम से एक वर्ल्ड ID प्रदान की जाती है। इसके लिए उनके बायोमेट्रिक डेटा को एकत्र करने के लिए आइरिस पैटर्न को स्कैन किया जाता है। ऐप की मदद से स्कैन किए गए प्रतिभागी नियमित अंतराल पर वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकते हैं या अपनी वर्ल्ड ID के साथ लेन देन कर सकते हैं। पहाड़ी और पद्दारी जनजाति, जम्मू कश्मीर में पद्दारी जनजाति और पहाड़ी निर्जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ये दोनों जनजातियां एक एकल निर्जातीय समूह का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि अलग अलग जातियों और धर्मों के व्यक्तियों का मिश्रण है जो एक विशेष भाषा बोलते हैं। पद्दारी जनजाति पहाड़ी किश्तवाड़ जिले के सुदूर पद्दार इलाके में रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उनकी जनसंख्या 21,548 दर्ज की गई थी, जिसमें हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम शामिल थे। पद्दारी जनजाति की गृह भूमि की सीमा उत्तर और पूर्व में जांस्कर जो कि लद्दाख में है, और दक्षिण में पांगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में शेष जम्मू कश्मीर से लगती है। पहाड़ी जनजाति में हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म के लोग शामिल हैं, और इसमें से कुछ कश्मीरी मूल के लोग भी हैं जो राजौरी और पुंछ जिलों में बस गए हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। नाइजर, इसकी राजधानी नियामे है। नाइजर में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये एक स्थल रुद्ध पश्चिम अफ्रीकी देश है। ये उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया, उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया और बेनिन तथा पश्चिम में बुर्किना फासो और माली से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है बागजेन पठार में मोंट इडोकल एंड टेगेस। सबसे लंबी नदी नाइजर नदी है जो कि नील और कॉन्गो नदियों के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वहीं चाड झील यहाँ ताजे पानी की झील है। पश्चिमी मध्य अफ्रीका क्षेत्र में नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून के संगम पर स्थित है चाड झील। और जलवायु की बात करें तो यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है। ये पश्चिम अफ्रीका साहिल क्षेत्र का हिस्सा है। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है मलावी, जहाँ की राजधानी है लिलोंगवे। मलावी का संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। मलावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। ये देश उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी झील, पूर्व और दक्षिण में मोजाम्बिक और पश्चिम में जाम्बिया से घिरा हुआ है। इसका उच्चतम बिंदु है सपितवा, ये माउंट म्लांजे में है, और सबसे निचला बिंदु है शायर नदी का संगम और मोजाम्बिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाला स्थान। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।